पोर्ट में लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आ रही है, जिससे लगभग 5,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहीं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सोमू वीरजू की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मांग की कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से अमरावती राजधानी के लिए खर्च किए गए 7,200 करोड़ रुपए और इससे संबंधित भ्रष्टाचार पर जनमत संग्रह किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष ने कर्नूल में मीडिया से यह मांग की। इसके पहले वीरराजू ने एमई गन्नूर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक विपक्षी नेता की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहे। चंद्रबाबू एक विपक्ष के नेता के रूप में पूरी तरह से विफल हो गए। यह ठीक होगा, एक विपक्षी नेता के रूप में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि विशाखापट्टनम में टीडीपी नेताओं के भू घोटाले धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के शासनकाल में टीडीपी नेताओं ने विशाखापट्टनम जिले में लिकर माफिया चलाया। यही नहीं, तत्कालीन सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से हजारों करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी, निजी और मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया गया। जिन्होंने कहा कि भूमाफिया और अतिक्रमणकारी चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, वाईएस जगन की सरकार उन्हें नहीं बख्शेगी। आपको बता दें, साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद राज्य में अनेक जगहों पर सरकारी और मंदिरों की जमीन पर कब्जा हुआ और ज्यादातर कब्जों के पीछे टीडीपी नेताओं के हाथ होने के आरोप लगते रहे। विशाखापट्टनम में भी अनेक टीडीपी नेताओं पर भूमि कब्जे के आरोप लगे। ऐसे में वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार बनने के बाद से राज्य भर में हुए घोटाले की जांच की जा रही है। उसी के तहत विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर हुए भू घोटालों की जांच की वजह से अब टीडीपी नेताओं में एक तरह का खौफ देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार देश में हुए साइबर हमले को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की। ट्रंप ने रूस को जिम्मेदार ठहराए जाने के विचार का उपहास उड़ाया और इस साइबर हमले को खास तवज्जो नहीं दी, जबकि देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने सचेत किया कि इससे सरकारी और निजी नेटवर्क को गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में हुए साइबर हमले के लिए रूस के बजाय चीन पर शक जताया, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को है और उनके जन्मदिन को बीजेपी बेहद ही खास तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दिन दिल्ली के सभी 280 मंडलों में कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जगह पर वर्चुअल सभा आयोजित की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे संबोधित करेंगे। पार्टी के सांसद, संगठन के पदाधिकारी और अन्य शीर्ष नेता इनमें से कुछ जगहों पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक तेल और गैस उत्पादन फील्ड को रविवार को देश को समर्पित किया। यह राज्य में पहला तेल और गैस रिजर्व है। प्रधान ने कहा कि कोलकाता से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोलियम रिजर्व से उत्पादन शुरू हो गया और निकाले जा रहे तेल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी भेजा जा रहा है। उन्होंने परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि अशोकनगर तेल एवं गैस रिजर्व से उत्पादन शुरू होने के साथ पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो गया जहां तेल निकाला जाता है। राज्य में तेल और गैस का पहला रिजर्व 2018 में खोजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है आत्मनिर्भर भारत करना, आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर तेल उत्पादन भी होती है, यहां गैस भी उपलब्ध है। अभी हमने जो नई पॉलिसी रिफॉर्म किया उसके कारण जिस वेल में
वायबिलिटी आ जाती है उसको हम प्रोडक्शन का अनुमति दे देते हैं। हमें पूरा विश्वास है बंगाल की अर्थनीति में ओएनजीसी की अशोकनगर की आज की तिथि एक रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। नई टेक्नोलॉजी, नई बिजनेस प्लान के साथ हम उसमें निवेश करेंगे, जिसमें देश की ऑयल जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसकी। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल को एक नई सौगात मिली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक तेल और गैस उत्पादन फील्ड को रविवार को देश को समर्पित किया। यह राज्य में पहला तेल और गैस रिजर्व है। प्रधान ने कहा कि कोलकाता से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोलियम रिजर्व से उत्पादन शुरू हो गया और निकाले जा रहे तेल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी भेजा जा रहा है। उन्होंने परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि अशोकनगर तेल एवं गैस रिजर्व से उत्पादन शुरू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो गया जहां पर तेल निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते महीने दीपोत्सव के बाद एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज किसान सम्मेलन और इस कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की नई कार्य योजना के साथ किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, आज उसी चरण, उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री और सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिला योजना की बैठक में सिद्धार्थनगर पहुंचे और इस दौरान जिले के विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया, तो साथ ही अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें खरी खोटी सुनाई। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहली बार उन्हें विधायक बनाया, उनका सम्मान बढ़ाया। ओम प्रकाश राजभर मौसमी बरसात के मेंढक की तरह टर्टर करते हैं। तो ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उनको विधायक बनाया, उनको मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर उनका सम्मान बढ़ाया और सम्मान में अंधे होकर के वो खुद अपनी अहमियत को भूल गए और अब ओवैसी के भी वो संपर्क में जी। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी कब क्या बोलते हैं
और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, शायद उनको खुद इस बात का संज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वो बेमौसम बरसात की तरह मेढक की तरह टर्टर करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। आंदोलन करने वालों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में किसानों और देश के किसानों से बात की। सरकार किसानों की हितैषी है। निश्चित तौर से आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल मध्य प्रदेश के किसानों से, गुजरात के किसानों से, देश के किसानों से बात करके और इस सरकार का किसानों के प्रति जो कदम उठाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया छोटे छोटे काश्तकारों को, 12 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ देने का काम किया है, इससे बड़ी कोई सरकार किसान हितैषी हो सकती है? जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। शुरू में इस आंदोलन में किसानों के संगठनों ने कौन सी मांग उठाई थी कि इस विधेयक के पास होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी और किसानों की ज़मीन पे कब्जा कॉर्पोरेट हाउस का हो जाएगा। इस पे सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम एमएसपी जारी रखेंगे और पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा 60,000 करोड़ की पंजाब में एमएसपी में खरीद हुई है, तो एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह से प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं पंजाब के भटिंडा में भी किसानों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाता तो बच्चों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਬੱਚਾ ਵਕਤੀ ਝੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚੋ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ। वहीं कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन वे उद्योगपतियों के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाते हैं। बात करनी चाहिए किसानों से, तो बात कर रहे हैं उन उद्योगपतियों के कार्यकर्ताओं से जो किसानों की बात तो करते हैं कि न किसान है न उनका किसानों से कोई नाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बात करनी है तो उन्हें बॉर्डर पर जाकर वो किसान जो अपना दर्द लेकर आए हैं उनसे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा बहकी बातें और बहकाने वाली बातें करते हैं। किसान आंदोलन के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक कृषि के तीनों कानूनों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। तो दूसरी ओर 25 नवंबर से लेकर अब तक किसान आंदोलन के दौरान 30 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अंबाला में किसानों की ओर से शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो आज का उद्देश्य है, ये कैंडल मार्च है, ये उन शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए है जो इन कानूनों के खिलाफ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है जो किसान ये सरकार को चेतावनी दे रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो, कहीं हमारे और पता नहीं और कितने किसानों को।
एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के मानसा रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए विभिन्न किसान जत्थेबंदियों के सदस्यों ने शहर की पुरानी दाना मंडी तक रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। तो वहीं दाना मंडी में किसानों ने दिल्ली धरने में बीमारी और सड़क हादसों में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किसानों को संबोधित करते हुए बलवीर कौर और गुरजंट सिंह ने बताया कि 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और तब से लेकर जो लोग हमसे बिछड़ चुके हैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए विभिन्न जत्थेबंदियों के आह्वान पर आज देश भर में गांव और शहरों में विभिन्न जगहों पर श्रद्धांजलि समारोह किए जा रहे हैं। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ पूरा करने तक असी लोग। उत्तर प्रदेश के महोबा में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर महोबा बीजेपी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के आवास पर घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। महोबा के सांसद आवास के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी तरह का प्रदर्शन करने में अब पीछे नहीं। किसान आंदोलन का समर्थन कर सांसद आवास पर हमीरपुर और महोबा कांग्रेस जिला अध्यक्षों सहित कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि करीब 25 दिन बीत जाने के बाद केंद्र सरकार को किसानों की आवाज जो है वो तक नहीं सुनाई दे रही। किसान और उनके परिवार भूख और प्यास से सड़कों पर भीषण ठंड में परेशान हो रहे हैं, जिस बात को लेकर हम सभी सांसद आवास का घेराव करने को मजबूर हैं। हमारी 3 मांगें जो वही मांगे हैं जो 3 बिल इन लोगों ने पास किए हैं भाजपा सरकार ने, इनको वापस लिए जाने के लिए हमारी मांग है। इसीलिए हम सांसद जी के यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं। और हमारे दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो किसान विरोध कर रहे हैं उनके समर्थन में आए हैं। ऐसी कड़ाके की सर्दी में कम से कम वहाँ पर 20 तो मौतें हो चुकी हैं।
भाजपा सरकार सुन नहीं रही है, तो भाजपा सरकार को जगाने के लिए हम अपने सांसद महोदय के यहाँ आए हैं। और जो आपने अभी कहा कि कुछ लोग मान लो कि इसका समर्थन करते, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान हित में है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर किसान के हित में होता तो किसान क्यों फिर ठंड में बैठे होते। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा वाले और प्रधानमंत्री जी हमको ये बताएं कि अभी गर्मियों में गेहूं की खरीद 1925 रुपये में खरीदी गई थी, हुई थी। अब अगर ये किसान हित में है तो अब 14 से क्यों बिक रहा है। जब ये अगर तय किए कि अरे इसको हम नहीं हटाएंगे तो हमारा मूल्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार देर शाम को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम खट्टर ने कहा, मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में सरकार और किसानों में बात हो सकती है। उनके इस बयान पर आप विधायक राघव चड्ढा ने निशाना साधा। तारीख पे तारीख केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश के किसान को देती जा रही है, लेकिन देश के किसान की समस्याओं का हल नहीं दे पा रही है। ऐसा नहीं है कि इतनी बैठकों के बाद, इतने पत्राचार के बाद हमारी देश की सरकार और मोदी सरकार के इतने विद्वान मंत्री, इतने विद्वान उनके तमाम अफसरान किसानों की मांगों को नहीं समझ पाए हैं। समस्या समझ की नहीं है, समस्या मोदी सरकार की नीयत की लगती है। 8-8 घंटे की मीटिंग होती है, 8-8 पन्नों के पत्र देश के कृषि मंत्री देश के किसान को लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकलता है। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की मंशा ही नहीं है देश के किसान की बात मानना और उसकी मांगों को स्वीकार करना। मैं तो ये एक चीज़ बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ये कैसा कानून है और ये कौन सा खुफिया फायदा इन 3 कानूनों से होने जा रहा है जो देश का एक भी किसान नहीं समझता, लेकिन पूरी भारतीय जनता। वहीं दिल्ली के कालकाजी में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के लोगों ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार उन लोगों को याद दिलाए जो कि सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, सरकार उनके बलिदान के लिए आगे आए। और इसी मुद्दे पर संस्था ने अपने विचारों को प्रकट किया। देश में कई बार केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय बनाने के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। पहले आज का जो प्रेस वार्ता है, हम लोग आज का 20 दिसंबर को हमारा नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का इनॉग्रेशन डे है और इस साल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन का 125 साल मनाया जाएगा। 1 महीने तक हमारा भारत की बहुत क्षेत्र में सोशल वर्क से हम कुछ काम करेंगे। ये है हमारा पहले डिमांड, जो हम सोशल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा डिमांड है तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा है, आप हमारे नाम पे देख सकते हैं नेताजी सुभाष विचार। तो इसका जो विचारधारा है, इसने जो विचारधारा से अपने देश को आज़ादी देने के लिए निकले थे, वो जो विचारधारा सुभाष चंद्र ने विवेकानंद जी से भी मिला था, उस विचारधारा को आज भारत की समाजतंत्र में, गणतंत्र में और हमारा शिक्षा में नेक्स्ट जनरेशन के सामने इसको लाया जाए और स्थापित किया जाए। ये हमारा पहले उद्देश्य, विचार का उद्देश्य है। दूसरा विचार है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जिसका जन्मदिन का एक तो डेट है, लेकिन उसका डेथ का कोई डेट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्या हुआ था उसके साथ? इसका क्या है गवर्नमेंट के पास? और मैं एक सेवा के रूप में लोगों को स्वास्थ्य रूप में। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार से गुहार लगाते हैं आप? भाई मैं तो ये चाहता हूँ हमारे सुभाष चंद्र बोस को, एक जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने एक देश के लिए अपने आप को निछावर किया है, अगर उनके नाम का हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक पहचान पत्र होना चाहिए, एक पहचान बननी चाहिए, वही हमारा एक इन लोगों के लिए सहयोग है। और मैं अपनी सरकार से, अपनी भारत सरकार को ये निवेदन करूंगा जिससे कि हम लोग उनको आग्रह कर सकें और इस पे अमल कर सकें।
किसानों के आंदोलन को 25 दिन पूरे हो चुके हैं और अब सरकारी एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी है और इसी कड़ी में अब ईडी की रेड भी आड़तियों पर जारी है। और इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने। लगातार जारी और संघर्ष की नई रणनीति जो है वो बन चुकी है। सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो लगातार जारी है और आज एक बड़ा दिन भी था, क्योंकि आज इस पूरे के पूरे दिन को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया गया। एक नई रणनीति बनाई गई। किसान नेता हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, नई रणनीति तैयार हो चुकी है कि अब सरकार को घेरना है। क्या कुछ रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी? देखो, ये रणनीति बनानी पड़ती है। जब आंदोलन लंबे चलेंगे तो उसकी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की रणनीति के लोग बिजी भी रहें और अपना काम भी करते रहें, उसका ध्यान भी करें, क्योंकि ये नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अभी इसकी कोई वो नहीं है कि इसका डेडलॉक इसका खुल रहा है, अभी नहीं खुल रहा। और ये जो हंगर स्ट्राइक चलेगी, जो एक चेन टू चेन जोड़ने का एक प्रोग्राम है कि 11 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे 24-24 घंटे के लिए, ये एक लंबा प्रोसेसर इस आंदोलन का रहेगा। 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाए जा रहे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। बड़े किसान लीडर हमारे हुए हैं और हमने ये अपील करी कि पूरा देश सरकारी स्तर पे उसको किसान दिवस के रूप में मनाएगा। और किसान ने अपील करी है कि उसी दिन आंदोलन के लिए एक दिन का भोजन कोई भी आदमी है, शहर में रहने वाला है, गाँव है, जो टच है, जो देख रहा है, एक दिन का भोजन का वो त्याग करें, ये हमने कहा है। 3 दिन के लिए आगे के लिए ये रहा है कि 25, 26, 27 तारीख में, 26 तारीख के बाद में ये रहेगा कि जितने भी MP MLA हैं उनको चिट्ठी लिखेंगे, उनके घर पर देखाएंगे और उससे जवाब मांगेंगे कि आपका 3 बिलों का इसका क्या आपका कहना है। वो जो उस पर देंगे लिख के, उनसे जवाब हम मांगेंगे, वो हम पब्लिक में पब्लिश करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम अभी रहेंगे। टोल प्लाजा का भी घेराव किया जाएगा। हरियाणा में कर रहे हैं, तो हरियाणा में 72 घंटे के लिए टोल फ्री की कॉल उन्होंने दी। सरकार ने एक और नीति शुरू कर दी है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनके घरों पर रेड की जा रही है, खास करके व्यापारियों पर और आड़तियों पर। हाँ, व्यापारियों पे, आड़तियों पे, सब जगह कर रहे हैं। वो होता है, एक आंदोलन को तोड़ने का एक ये तरीका होता है और इस सरकार में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी देखने में आई कि आज मेरठ से एक तस्वीर सामने आई कि वहाँ से कुछ किसान जत्थेबंदियाँ, कथित किसान जत्थेबंदियाँ कह सकते हैं, कि वो आज दिल्ली की तरफ कूच करती हैं और कहती हैं कि हम इन कानूनों का समर्थन करें। वो अपना जो उन्होंने गन्ना बेचा, धान बेचा, कोई चीज़ है वो जरूर दिखाए। वो एक महाराज है जिसपे अपनी वाइफ को मारने की हत्या का साजिश उसने रची थी और उसने ये करा है। उसको एक टिकट उसको चाहिए कि उसको दिखाने के लिए कि मैं बीजेपी के साथ में हूँ, उसको एक टिकट चाहिए। और टिकट, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है? एक तरफ तो टेबल टॉक की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की रणनीतियां वो अभी घूम कर आ जाएंगे, कर लेने दो, ये जरूरी है उनको लिए करना। वे गांव में घूमने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे। जो वानर होता है, जो बंदर होता है, वो बुढ़ापा जब उसको आ जाता है तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता। तो ये गुलाटी मार रही है, अभी इसको घूमने दो। अभी इस गुलाटी का क्या इस आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़े? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई नहीं पड़े। चलिए, एक बड़ी टिप्पणी की है कि जो वानर होता है वो लगातार गुलाटी मारता है। बीजेपी की जो सरकार है वो गुलाटियां मारने का काम कर रही है। हालांकि देखना होगा कि नई रणनीति का प्रभाव केंद्र की मोदी सरकार पर क्या पड़ता है और कब ये कानून जो हैं वापस लिए जाते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, सिंघू बॉर्डर। लगातार 25 दिनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन किसानों को टस से मस ना होता हुआ देखकर अब आड़तियों के घरों पर ईडी की रेड शुरू हो चुकी है। वहीं इस छापे पर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने। लगातार जारी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार अलग अलग हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करती नजर आ रही है। सरकारी एजेंसियों की शमूलियत अब होनी शुरू हो चुकी है। यानी ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, वो दबाव बना रही है उन लोगों पर जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। सर, सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का कहीं ना कहीं इंतजार आप भी कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे थे कि कब ये एजेंसियां अपनी भूमिका अदा करती नजर आएंगी, और अब जो खबर आ रही है, कलाकार कह रहे हैं कि हमें ईडी का डर दिखाना शुरू हो चुकी है। ईडी की तरफ से कॉल आ रही है कि रेड हो सकती हैं, कुछ व्यक्ति इस तरह की कॉलें करवा रहे हैं। और
जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, उन पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। यानी इस तरह की राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को और क्या रणनीति बनाई है आपकी इस पूरी कमेटी ने कि सरकार का मुकाबला किस ढंग से अब किसान जत्थेबंदियां करती नजर आएंगी? जब सरकार घबरा जाती है, बौखला जाती है, तो थोड़ा मेंटल बैलेंस भी इधर उधर हो जाता है। और जो हकीकत है वो ये कि पंजाब में आड़तियों के ऊपर छापे कर रहे हैं, कलाकारों पे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने सिर्फ मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि वो जाके इसका सपोर्ट करें, उनमें 50 लाख रुपए का नोटिस दिया गया उनको कि 50 लाख रुपए की जमानत दो, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। इसकी जमानत किस चीज का नोटिस? ये जमानत दो। यहाँ पे BKU जो उत्तर प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथी हरपाल सिंह चंदौसी वगैरह के इलाके के, उनको पुलिस से नोटिस आया कि तुम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे थे? गांव-गांव जाके कह रहे थे 3 कानून खराब हैं और हमें जाके दिल्ली में मोर्चे में जाना चाहिए। शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, 50 लाख रुपए की जमानत दो, ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम ऐसा काम आगे कभी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। ये 50 लाख का हो रहा है। हरियाणा में पुलिस हर जगह पे, हर नाके पे कोई ट्रॉली दिख जाए उसको रोक रही है, कोई झंडे वाली गाड़ी दिख जाए उसको रोक रही है। हमारे दिल्ली जयपुर हाईवे पे जो हम मोर्चा लगा के बैठे हैं, हरियाणा से किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा। हर तरफ की हथकंडे सरकार कर रही है, लेकिन जब जनता मन बना लेती है ना, तो ये सब हथकंडे ठीक हो जाते हैं। क्या रणनीति बनाई है अब सरकार के इन हथकंडों का जवाब देने के लिए? सरकार आंदोलन को और ऊपर उठाएंगे। हमने 5 फैसले लिए हैं। पहला कि कल से ही एक क्रमिक अनशन, 24 घंटे का अनशन, 11 लोगों की टीम यहाँ बैठेगी, वो अनशन करेगी। 24 घंटा फिर 11 लोगों की टीम बैठेगी। ये एक रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पे शुरू होगी। और देश भर में हमने अपील की है कि जहाँ जहाँ पे किसान हैं बैठे हुए हैं धरने पे, वो सब इस तरह का एक अपना अनशन शुरू करें। दूसरा, 23 तारीख को चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसे किसान दिवस की तरह मनाते हैं। अन्नदाता को याद करते हुए एक टाइम अन्न छोड़ दें, लोग एक टाइम का खाना छोड़ दें। तीसरा, 26-27 तारीख को पूरे देश में हमने कॉल दिया है, जहां जहां NDA पार्टनर हैं बीजेपी के, उन पे चिट्ठियां दी जाएं कि आप बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ रहे। 26-27 को ही जो विदेश में इंडियंस हैं, उन इंडियंस को अपील की है कि आप एम्बेसी के पास जाएं, काउंसुलेट के पास जाएं, उन तक किसान का दुख तकलीफ पहुंचाएं। और आखिरी चीज़ 27 तारीख को प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। अब उनके मन की बात सुन सुन के कान पक गए हैं हमारे कि वे किसान के मन की बात भी सुन लो। इसलिए अब 27 तारीख को जब अपने मन की बात करेंगे, हम थालियां खड़काएंगे उस टाइम, ताकि उनके मन की बात से इस देश का दिमाग प्रदूषित ना हो। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे सर्द 40 दिन का चिल्लई कलां का दौर सोमवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही कश्मीर में डल झील और दूसरे जल स्रोत जम चुके हैं। सर्दी चिल्लई कलां शुरू होने से पहले ही यौवन पर है। पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में न्यूनतम तापमान करीब महीने भर से 0 से नीचे चल रहा है। यहां न्यूनतम तापमान -29 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कारगिल का न्यूनतम तापमान -20.0 डिग्री सेल्सियस, तो लेह का न्यूनतम तापमान -15.0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। जम्मू में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू में धूप निकलने के बावजूद शीतलहर इस कदर परेशान कर रही है कि धूप में बैठना मुश्किल है। शनिवार को निकली धूप के बाद पिछले 4 दिनों के मुकाबले तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। सर, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल की अगर हम बात करेंगे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। चिल्लई कलां को अभी 2 दिन बाकी हैं, तो आज यहाँ पे आज -6 -7 यहाँ पे होता है। अब मैं सुबह डल से आया हूँ तो पूरा जो डल है वो फ्रीज हो चुका है और घर के बाहर जो नल होते हैं या बाकी चीज़ें जो होते हैं वो पूरे लगे हुए होते हैं, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इस साल मेरे ख्याल से। मतलब अभी थोड़ा धूप निकली है आज, तो थोड़ा हम ये टोपी के बगैर अब बाहर निकले हैं, वरना पूरा ये कवर करना पड़ता है तब जाके बाहर निकलते हैं हम। तो कुल मिला के आज बहुत सर्दी है और आने वाले दिन, क्योंकि चिल्लई कलां
तो आपको पता है 40 दिन का एक हार्श पीरियड रहता है कश्मीर में, या मतलब उंगली भी हम बाहर नहीं रख सकते कवर के बगैर। तो मेरे ख्याल से सर्दी बहुत बढ़ेगी। और जो प्रेडिक्शन भी आज मैं सुबह आपके माध्यम से ही सर सुन रहा था, तो प्रेडिक्शन भी है चिलई कलान में शायद अगर बर्फ़ हो गई तो हमारे लिए फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट को मैं आपके माध्यम से थोड़ा गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहता हूँ, अगर सर्दी कितनी भी हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगी, मतलब 3-3 घंटे हम हमारे एरियाज़ में रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट को हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, सर्दी अगर कितनी भी हो जाए, अगर लाइट। वहीं हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ता कोहरा किसानों और बागबानों के लिए परेशानी बना है। कोहरे के कारण क्षेत्र के किन्नू और माल्टा संतरा की फसल को खासा नुकसान पहुंच रहा है। नाहन विधानसभा का खजूरना क्षेत्र किन्नू और माल्टा संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्पादकों का कहना है कि ठंड बढ़ने से किन्नू का फल सिकुड़ जाने के साथ साथ फल छिलका छोड़ देता है, जिससे अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। मैं जी गांव खजूरना से किसान हूँ। मेरे पास 100 बूटे कम से कम किन्नू के हैं सर, और माल्टा संतरा। हाँ, किन्नू और माल्टा वैसे फसल तो बहुत है अब की बार, हाँ, पर इसका सही नहीं बन पाया जी, मौसम के कारण। जैसा कि बारिश नहीं हुई पीछे, अब जो है सर्दी ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, इससे हमारे को कोई नुकसान ही हो रहा है जी। कोहरे से सर ये छिलक छोड़ देता है और फोका हो जाता है मतलब, और फिर इसका मार्केट में रेट नहीं रहता। कोहरा बहुत पड़ रहा है जी यहाँ पर। हाँ जी, 3-4 दिन से तो अब बहुत ज़्यादा है, और भी पड़ता ही रहेगा 15 जनवरी तक। कोई मदद नहीं मिलती जी हमको सरकार की तरफ से। इंश्योरेंस भी है, बाग का सब कुछ है, लेकिन कोई ना देखने आता है। पेड़ भी बहुत सूख गए हैं। वहीं राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी से मामूली राहत मिली, जहां बीती शनिवार रात न्यूनतम तापमान माउंट आबू में -1.5 डिग्री और चूरू में मामूली सुधार के साथ 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और सोमवार से राज्य में शीतलहर से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में चूरू में यह मामूली सुधार के साथ 1.6 डिग्री रहा। उधर जम्मू में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिला विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में अपनी शुद्धता की छाप छोड़ने वाले सांची दुग्ध संघ ने ग्राहकों के प्रति विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से अपने प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग और एड के साथ लॉन्चिंग की, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में दक्षिण से विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने सांची टीम द्वारा एक एड फिल्म के माध्यम से प्रोडक्ट को लॉन्च किया।
रांची अपनी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए जाना जाता है और ऐसे में इनने एक तरीका भी लगाया हुआ है कि हर कुछ समय बाद इनके विज्ञापन संबंधित जो बाहर का रेपर रहता है उसको बदल लेते हैं ताकि कोई इसको कॉपी नहीं कर पाए। आज के अवसर पर एक नया प्रकार का अपना डिजाइन सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा दुग्ध संघ के अध्यक्ष माननीय बना साहब को और पूरे संचालक मंडल को, सभी लोगों को। मैं माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी के साथ आज इस दुग्ध संघ के कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन मुझे इसके 2-3 प्रकार की और आइडिया आए हैं कि आने वाले समय में दुग्ध संघ को अपने दुग्ध में जैविक दूध का जो पार्ट है उस पर भी बात कर सकते हैं। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या हमारे उज्जैन संभाग में इस बात की है कि जैविक दूध का उत्पादन बहुत सहजता के साथ होता है, लेकिन क्वालिटी अभी संभालने के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार से पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए वेटनरी का कोर्स। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर निर्देश जारी किया। उसमें कहा है कि हर महीने 10,000 रुपए पार्टी के फंड में जमा करें। अब इस मसले पर जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया। लिप्सा के मुंह से राजद मुक्त हो ही नहीं सकती है। टिकटों में पैसा लेकर पहले भी राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के उम्मीदवार बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद और हारने वालों को भी पैसे देने होंगे। निसंदेह ये ऐसे हथकंडों से वो कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो जनता इतने नासमझ भी नहीं है। जनता को ये पता है कि भ्रष्टाचार के अनेक स्रोत उनके पास रहे हैं और एक अकूत संपत्ति उन्होंने जमा कर रखी है और उसके बाद एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से वसूली की बात कह करके उन्होंने एक बार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर अब न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। नेहल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ मल्टी लेयर्ड स्कीम के जरिए $2.6 मिलियन की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। दरअसल नेहल मोदी पर मैनहट्टन की एक डायमंड होलसेल कंपनी से $2.6 मिलियन से ज्यादा मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी का आरोप लगा है। अब नेहल मोदी को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के कानूनों के तहत पहली डिग्री में बड़ी चोरी के अपराध से मतलब $1 मिलियन से ज्यादा की चोरी है। इस धोखाधड़ी की शुरुआत साल 2015 से होती है, जब नेहल मोदी ने एक कंपनी के साथ मिलकर फेक प्रेजेंटेशन करने के लिए करीब $2.6 मिलियन के हीरे एलईडी डायमंड्स यूएसए से लिए थे। आपको बता दें, नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। भारत लगातार नेहल को भारत वापस लाने में जुटा है। भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने नेहल के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि अभी नेहल का प्रत्यर्पण लंबित है। वहीं बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीते कुछ महीनों से रेटिना के पिछले हिस्से में इन्फेक्शन का इलाज करवा रही है। यह इलाज दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। इसकी जांच के लिए साध्वी प्रज्ञा दिल्ली जाती रहती हैं और इसी रूटीन चेकअप के लिए 2 दिन पहले सांसद दिल्ली पहुंची, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कर लिया गया। उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जो कि नेगेटिव है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें अभी कुछ और दिन एम्स में रहना होगा। उधर मुक्तसर साहिब में आईजी फरीदकोट कौस्तुभ शर्मा में मुक्तसर में मेला माघी की तैयारियों और लोगों की सुरक्षा के लिए शहर के अलग अलग जगहों का जायजा लिया और एसएसपी दफ्तर में बैठक की। बैठक में मेले माघी के दौरान सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली। आईजी ने यह बताया कि मेघा माघी में जो संगत आती है उनके वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष जगह निर्धारित की गई और शहर के अंदर ट्रैफिक रूट प्लान तैयार किया गया ताकि शहर में अन्य वाहनों को कोई समस्या ना हो और लोगों को आवागमन में कठिनाई ना हो। उन्होंने बताया कि शहर को 7 सेक्टर में बांटकर हर एक सेक्टर में पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जो आने वाली माघी है
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੁਝ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੈਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕहीं ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ कि होटल किन्नी एक फोर्स। कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। करीब 22,000 कोरोना के मामले हर रोज देश में आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के वैक्सीन पर काम चल रहा है, और इस पर बीजेपी नेता राज पुरोहित का कहना है कि सरकार ने कोरोना से बेहतर लड़ाई लड़ी है और वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी। कोविड के केस हिंदुस्तान में 1 करोड़ तक पहुंचे और करीबन 1,45,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़ी दुख की बात है, परंतु मैं कहना चाहूंगा, और ये अभिनंदन करने का विषय नहीं है, जिम्मेदारी का विषय। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी निभाई है, केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी निभाई है, और कई राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी निभाई है। अमेरिका में कितने लोग मर गए? 3 लाख लोग मर गए। छोटा देश है, हमारी तो 135 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या है, उनका तो 30 करोड़ जनसंख्या है। 30 करोड़ में 3 लाख लोग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SYL पानी को लेकर एक बार फिर से दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर इसकी मांग उठने लगी है, और इस बार यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकार रैली के नाम से एक विशाल रैली कर उठाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नारनौल के ITI मैदान में जल अधिकार रैली को संबोधित किया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि SYL के पानी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, हरियाणा के राज्य मंत्री एवं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव शामिल रहे। इसलिए हमने तो सबको अपील भी की है, मैंने निवेदन केंद्र सरकार के नेताओं से भी किया है कि कहीं कोई आपस में अगर किसी बातचीत का कोई किसी प्रकार का बना हुआ रुकावट बनी है तो उसको हटा करके हमको किसान नेताओं से, या चाहे वो स्वार्थ के नाते से, चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं, उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए। और बात नहीं करेंगे तो संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने वो विषय अपने हाथ में ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में 3 दिन में निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे और सबको मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा निर्णय करने की प्रक्रिया में सर्वोपरि होता है। तो इसलिए मित्रों, ये जो कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को
आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना ये हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से अपना प्रयत्न करें। को ये महसूस हुआ करता था कि नांगल, चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर, टीबे के अंदर लोग 60-60 मन एकड़ नाज पैदा कर लेते हैं और हम रेवाड़ी वाले, मेवात वाले, गुड़गांव वाले 40 मन करते हैं तो गनीमत। आज वही पानी 100 से लेकर के 1500 फुट तक नीचे चला गया है और भाषण सुनते सुनते हमारे कान भर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मुख्यमंत्री जी के पहले शासनकाल के दौरान यह फैसला हो गया। आज उसको अमली जामा पहनाना है। तो भाई हम धनखड़ साहब इस लड़ाई के अंदर आपके साथ वहीं हरियाणा में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में 617 नए मरीज मिले। 8 जिले ऐसे हैं जहां 15 से कम मरीज मिले। भिवानी, नूंह, चरखी दादरी में तो एक मरीज मिला। फतेहाबाद में सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई। वहीं गुड़गांव में सबसे ज्यादा 151 मरीज मिले। बाकी सभी जिलों में 100 से कम केस मिले। एक दिन में 1075 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 2,57,690 संक्रमितों में से 2,48,172 कोरोना को मात दे चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 96.30% पर पहुंच गया। अब सिर्फ 2.59% सक्रिय मरीज बचे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की लोकप्रियता दिन पर दिन लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का असर है कि लोग बीजेपी को छोड़कर अब हरियाणा जन चेतना पार्टी वी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जहां बीजेपी के नेता क्रांति शर्मा ने बीजेपी को अलविदा कहकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल हुए, तो वहीं अब संदीप सचदेवा ने बीजेपी का दामन छोड़कर एक और झटका देने का काम किया। आपको बता दें, संदीप सचदेवा ने दर्जनों लोगों के साथ बीजेपी को अलविदा कहकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को ज्वाइन कर लिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर आज ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों ने मांग की कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वह ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों को नियुक्ति दी गई, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां वह टीचर केस हार गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने इनका फैसला इनके खिलाफ हुआ है। पहले हाई कोर्ट से हारे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने इनको नौकरी से बर्खास्त का काम करा। ये कोर्ट में हारे हैं और इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया भाई सरकार हमारी मदद करे। अब जो भी है सरकार है, मुख्यमंत्री तो ये बात करेंगे, पर मैं मानता हूँ कांग्रेस के समय में जितनी नौकरियाँ लगी, एक पे एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उनको केस करा। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, और कोई केस ऐसा नहीं है जो सिलेक्शन हो, चाहे पीटीआई का हो, जेबीटी का हो, ड्राइंग मास्टर का हो, एचसीएस का हो, जितने भी हैं सब चैलेंजर, सब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने हारे। और हाँ, समय समय पर ये लोग प्रदर्शन करते रहे। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत छोटे कामकाज प्रारंभ करने के लिए 10,000 तक का लोन दिया जाता है। निजी और सरकारी दोनों बैंकों को इस योजना के तहत लोन देना है, लेकिन इंदौर शहर इस योजना के तहत दिए गए लक्ष्य से काफी पीछे है। लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने रविवार को बैंक खोलने के आदेश जारी किए थे ताकि पथ विक्रेताओं को लोन मुहैया कराया जा सके, लेकिन इंदौर शहर की कई निजी और सरकारी बैंकों ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए बैंकों को बंद रखा, जिसके कारण कई पथ विक्रेता इस योजना के तहत लोन नहीं ले सके। जब बैंक बंद होने की जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ऐसे सभी बैंक को सील करने के आदेश दिए।
देखिए, बैंकों के खिलाफ वाली इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ विशेष चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा जो योजना चलाई गई है कोविड को देखते हुए पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना है, उसमें हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। नगर निगम का पूरा अमला इसमें जुटा हुआ है और हम लोग अधिकतर शहर के पथ विक्रेताओं को बैंकों में ले जा रहे हैं। और इसी तारतम्य में कमिश्नर मैडम की तरफ से एक लेटर गया था, कलेक्टर साहब ने आज के लिए सभी बैंकों को एक आदेश के द्वारा एक आदेश निकाला है उन्होंने कि सभी बैंकों को आज संडे के दिन खुला रह के और ख़ासकर पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करना है। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ पे आम जनता जा रही है, नगर निगम का अमला भी पथ विक्रेताओं को। बीती रात मखू के रहने वाले पंजाब आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा के घर पर आयकर विभाग द्वारा दबिश दी गई थी। इस दौरान छापामारी करने वाले अधिकारियों ने प्रधान और उसके परिवार वालों के मोबाइल जब्त कर लिए। इस घटना की आढ़ती एसोसिएशन और किसान जत्थेबंदियों द्वारा निंदा की जा रही है, जिसको लेकर आज कस्बा बाघा पुराना में विजय कालड़ा की अगुवाई में पंजाब के अलग अलग जिलों से पहुंचे आढ़तियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विचार विमर्श करते हुए प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि किसानों के इस आंदोलन में आढ़तियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की यह छापेमारी केंद्र सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। मीटिंग में विचार विमर्श करने के उपरांत फैसला लिया गया कि 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे पंजाब की मंडियां बंद रखी जाएगी। देखो गल है जो मेरे ध्यान च है 16 आड़तियां नूं नोटिस आए ने, जिहदे विचों 6 दे रेट हो चुके हैं, बाकी हुंदे नहीं हुंदे, क्योंकि कल जदों ये रेडां की खबर सारे पंजाब च अग दी फैली, सारे आड़तिया वर्ग टोटल जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां ने, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब जी का, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, आम आदमी पार्टी का, किसान जथेबंदियां के आगू साहबान जिहड़े 32 दी 32 किसान जथेबंदियां एकमुठ होकर केंद्र सरकार नाल लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने दे सानू टैलीफोन कल दे आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा भारी रोस है। हो सकता केंद्र सरकार उन्होंने दे रोह नूं वेखदिआं होवे इस तो अगे इहनूं कुछ समय लई रोक देवे, पर साडे आड़तिया वर्ग दे विच इस गल दा बहुत ज़्यादा रोस है, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने कुछ ही हरकत की है। क्योंकि आड़तिया ते किसान का 9 मास का रिश्ता पिछले 7 दहाकिਆਂ तो ये रहेगा, इनू कोई तोड़ नहीं सकता। हर कुर्बानी देर नूं साडा आड़तिया पंजाब का पूरा खड़ा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।